हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सारी वीडियोस मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बना रही हूँ। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ये हमारा एमपीजीके का फर्स्ट लेक्चर या फिर फर्स्ट वीडियो है, जो हमारा टॉपिक होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ एमपी। तो ये हमारा यूनिट 2 का टॉपिक है प्रीलिम्स 2026 के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ एमपी आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से हमारे एमपी का गठन हुआ, एमपी किस तरह से एमपी बना। ठीक है, तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश या फिर फॉर्मेशन ऑफ एमपी, ये हम तीन बेसिस पे देखेंगे। कि तीन बेसिस क्या देखेंगे कि किस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश बना। तो पहला है 1947 से पहले, सेकेंड है 1947 से 1956 तक, एंड देन आफ्टर 1956। देखो, तो हम इनको तीन बेसिस में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इसलिए इंडिपेंडेंस तक हमारा एमपी की क्या व्यवस्था थी। फिर इंडिपेंडेंस से लेकर जब एमपी गठन हुआ, एमपी एज अ मध्य प्रदेश फॉर्म्ड हुआ, फॉर्मेशन हुआ मध्य प्रदेश का, तो 1947 से 1956 तक एमपी की क्या कंडीशन थी, और फिर जब हमारा एमपी बन चुका था देन उसकी क्या सिचुएशन कंडीशन है, और आज प्रेजेंट एमपी की क्या कंडीशन है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे बिफोर 1947 वाला सिचुएशन एमपी का। तो एमपी 1947 से पहले दो पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड था? टू पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट है सेंट्रल इंडियन एजेंसी एंड सेकंड है सीपी एंड बरार। ओके, फर्स्ट है सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेकंड है सीपी एंड बरार। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से ये हमारा प्रेजेंट एमपी का मैंने मैप बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट एमपी है। तो ये प्रेजेंट एमपी 1947 से पहले दो पार्ट में डिवाइड था। एक पार्ट था हमारा ये, जिसको हम बोलते हैं सीपी बरार, और एक पार्ट था हमारा ये वाला, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो जो सीपी और बरार वाला रीजन है, इसमें ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था, और जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी है उस पे बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स का रूल था, जैसे कि इंदौर में होलकर्स का, ग्वालियर में सिंधियास का। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा प्रिंसली रूल इधर स्टेब्लिश था, और यहाँ पर ब्रिटिश डायरेक्ट गवर्न कर रही थी। तो ये कंडीशन है 1947 से पहले की। तो आइए चलिए देखते हैं। हम वन बाय वन, जैसे कि हमने देखा था कि 1947 के बाद दो पार्ट में डिवाइड था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एंड सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या था? तो देखो, मराठा स्टेट अपना एरिया एक्सपेंड कर रही थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है हमारा इंडिया। अब मराठा जो डायनेस्टी थी, मराठा एम्पायर जो था, सॉरी डायनेस्टी नहीं एम्पायर था, क्योंकि मराठा बहुत बड़ा था। तो मराठा एम्पायर ये महाराष्ट्र वाले रीजन में फैला हुआ था। अब इसमें क्या होता है कि मराठास ने, ऑब्वियस है कोई भी एम्पायर है तो वो अपना एरिया एक्सपांड करेगा। तो जब मराठास ने उनका एरिया एक्सपांड करने लगे, तो वो इधर 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 सब दूर आगे बढ़े। तो जैसे ही वो मालवा में आए, उन्होंने मालवा राज्य जीता। मालवा राज्य जीतकर मालवा के अधिकार उन्होंने किसको दे दिया? होलकर्स को, सिंधियास को, पवार को। ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने गोंडवाना रीजन जीता। गोंडवाना के उन्होंने राइट्स किसको दिए? ठीक है, भोसले को दिए। उसी प्रकार विदर्भ के राइट किसको दिए? भोसले को दिए। तो इस प्रकार मराठा स्टेट का जो एक्सपांशन हुआ, तो उन्होंने उनके अलग अलग एरियाज के राइट्स अलग अलग, जो हमारी डायनेस्टीज हम पढ़ चुके हैं, उनको दिए। ठीक है, तो अभी हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला रीजन कौन सा था? ये वाला रीजन। ठीक है, यानी अगर हम इंडिया में देखें तो कुछ ये वाला रीजन था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो उसमें हमारा गोंडवाना रीजन आता है, विदर्भ का रीजन आता है। तो अगर हम देखें कि गोंडवाना पे कौन शासन कर रहा था, तो भोसले शासन कर रहे थे। और गोंडवाना रीजन में कौन कौन से एरिया आते हैं? सागर, नर्मदा और महाकोशल वाला एरिया। ठीक है, अगर देखा जाए सागर नर्मदा, तो अगर प्रेजेंट डे देखा जाए तो जो हमारा सागर, दमोह, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, फिर महाकौशल वाला रीजन मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, बालाघाट वाला जो रीजन था ना, ये पूरा हमारा गोंडवाना रीजन था। तो यहाँ पे किसका रूल था? भोसले का रूल था। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब इसी में एक चीज और, जब हमारा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, कब हुआ था? 1817-1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसमें क्या हुआ? अप्पाजी भोसले, अप्पाजी भोसले। ठीक है, अभी हमने पढ़ा गोंडवाना पे कौन राज कर रहे थे? भोसले राज कर रहे थे। ये कौन से मराठाओं के थे ये। तो अप्पाजी भोसले ने जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा, और उसमें जब वो हार गए, तो फिर ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में एक ट्रीटी हुई, जिसका नाम था नागपुर ट्रीटी 1880। ओके, कौन सी ट्रीटी हुई? नागपुर ट्रीटी 1880। अब इस ट्रीटी में क्या बता दिया गया? इस ट्रीटी में ये बोला गया कि जो नर्मदा सागौर वाला रीजन था, देखो मैंने यहाँ पे सागौर नर्मदा लिखा है, क्योंकि
यही लिखा था उस टाइम पर, यही बोला जाता था। इसलिए सागौर नर्मदा वाला जो रीजन था और महाकौशल वाला जो रीजन था, वो रीजन अब किसके अधीन आ गया? एंग्लोस, एंग्लो यानी ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। ठीक है, कौन सा वाला रीजन? ये वाला जो सागर नर्मदा महाकौशल यानी गोंडवाना वाला जो रीजन था ना, जो भोसले के अधीन था, अब वो रीजन किसके अंदर आ गया? ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने क्या करा 1820 में, देखो 1817 1818 में अपाजी भोसले हार गए जब एक नागपुर ट्रीटी साइन हुई, फिर उनके बीच में 1818 में, और इस नागपुर ट्रीटी में सागर नर्मदा और महाकौशल वाला रीजन ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। देन 1818 में ये रीजन जब अधीन आ गया, उसके बाद 1820 में ब्रिटिशर्स ने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दिया उस रीजन में। कौन से वाले रीजन में? सागर नर्मदा महाकौशल वाला रीजन, ब्रिटिशर्स ने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको कि किस प्रकार ये जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला रीजन है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का अधिकार हुआ। ठीक है, अब 1853 ब्रिटिशर्स मर्ज नागपुर ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आफ्टर राघोजी थर्ड्स डेथ। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे ना नागपुर वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे नागपुर वाला रीजन है। तो अब ये गोंडवाना वाला जो रीजन है, यहाँ पे तो 1818 में नागपुर ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब जो नागपुर पे अधिकार हुआ ना ब्रिटिशर्स का, वो कैसे हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिशर्स ने 1853 पे नागपुर में भी अधिकार कर लिया और नागपुर को सेंट्रल प्रोविंस में ऐड कर लिया। अब 1853 की कंडीशन होगी। नाउ 1857 का रिवोल्ट होता है और 1857 के रिवोल्ट के बाद आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हट जाता है और डायरेक्ट क्वीन रूल हो जाता है। अब 1861 में क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल प्रोविंस थी, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस कैसे बनी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें नागपुर था हमारा, उसमें हमारा सागर नर्मदा एंड महाकौशल वाला रीजन था, जिसको हम गोंडवाना रीजन भी बोल सकते हैं। तो ये रीजन थे हमारे सेंट्रल प्रोविंस में। तो उसमें हेडक्वार्टर नागपुर को बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 1861 में, ध्यान रखना 1861 में नागपुर को हेडक्वार्टर बना दिया गया। अब 1862 में मर्ज एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, ब्रिटिशर्स ने छत्तीसगढ़ रीजन के भी कुछ एरियाज उसमें मर्ज कर लिए। देन 1864 में मर्ज ईस्टर्न निमाड़ रीजन इन सेंट्रल प्रोविंस, कुछ ईस्टर्न निमाड़ रीजन यानी ये वाले जो रीजन थे ना ईस्टर्न निमाड़ रीजन, ये भी इसमें ऐड कर लिए। कब? 1864 में। और 1862 में छत्तीसगढ़ वाले रीजन ऐड कर रहे थे। ठीक है, यानी ये वाले जो रीजन थे ना, ये ऐड करा। देखो सिर्फ अगर हम प्रेजेंट डे एमपी में देखें तो इतना रीजन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंदर था, बट उस समय ये जो पूरा रीजन है ना, ये इतना रीजन था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के हिस्से में। ठीक है, सिर्फ एमपी में इतना था और ओवरऑल ये पूरा इतना था। तो हमने कहाँ तक देख लिया था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ ऐड कर लिया 1862 में, देन 1864 में निमाड़ रीजन ऐड कर लिया, ईस्टर्न निमाड़ रीजन ऐड कर लिया। अब बारी आती है 1903 की। ब्रिटिशर्स टुक रिवेन्यू, देखिए यहाँ तक ना सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस बना था, अभी उसमें बरार ऐड नहीं हुआ था। ओके, यहाँ पे अभी सिर्फ एक सेंट्रल प्रोविंस की बात कर रहे हैं, अब हम बरार पे आते हैं। तो 1903 में ब्रिटिशर्स टुक रिवेन्यू राइट्स ऑफ बरार फ्रॉम निजाम ऑफ हैदराबाद इन रिटर्न ऑफ 25 लाख पर एनम। देखो उस टाइम पीरियड में जब सेंट्रल प्रोविंस तो पूरा बन गया था, बट उस टाइम पीरियड में बरार ऐड नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा 1930 में, बरार जो कि निजाम ऑफ हैदराबाद के अधीन था, तो ब्रिटिशर्स ने निजाम ऑफ हैदराबाद को बोला कि तुमको हम 25 लाख पर ईयर देंगे, यानी 25 लाख हम तुमको सालाना देंगे, तुम हमको बरार के रिवेन्यू कलेक्शन का राइट दे दो। तो निजाम ऑफ हैदराबाद ने क्या करा, ये जो मांग उनकी थी ये मंजूर करी और 25 लाख हर साल लेने का जो चीज था ये एक्सेप्ट करके और रिवेन्यू राइट्स बरार के किसको दे दिए? ब्रिटिशर्स को दे दिए। ठीक है, अब आता है 1913 का टाइम। 1913 में क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश्ड इन सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, क्या हुआ अब? सेंट्रल प्रोविंस की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं लिखेंगे हम, असेंबली लिखेंगे, असेंबली। ओके, तो किसकी बनती है? सेंट्रल प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। कब बनती है? 1913 में। ठीक है, फिर टाइम आता है 1921 का। तो 1921 में सेंट्रल प्रोविंस अनाउंस्ड एज गवर्नर रीजन। देखिए अब जो सेंट्रल प्रोविंस वाला रीजन था उसको अनाउंस कर दिया एज अ गवर्नर रीजन। आप यहाँ पे देखा होगा पहले 1861 में कमिश्नरी रीजन अनाउंस करा था, देन 1921 में गवर्नर रीजन अनाउंस कर दिया।
अब बारी आती है 1936 की। बरार कंप्लीटली अंडर सेंट्रल प्रोविंस, द सीपी एंड बरार फॉर्म। देखो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस था, देन बरार पे 1930 में ब्रिटिशर्स ने रिवेन्यू कलेक्शन के राइट लिए, बट कंप्लीटली उनके अधीन नहीं आया था। बट 1930 में अब बरार जो है ना वो कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के अधीन आ चुका है। ठीक है, तो सीपी एंड बरार का फॉर्मेशन कब हुआ, अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि सीपी एंड बरार का फॉर्मेशन कब हुआ है, तो हम 1936 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1936। यहाँ तक समझ आ गया? आ गया। अगर ये आपको एक बार में चीज समझ नहीं आई ना, तो आप जब उसको 2-3 बार पढ़ोगे, खुद से समझोगे, खुद के सेल्फ नोट बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होती जाएगी। मुझे भी 1-2 बार, मुझे तो यहाँ तक कि कम से कम 5 बार भी पढ़ने के बाद याद नहीं हुआ था कि चीजें किस तरह से, जब मैंने उसे बार बार पढ़ा तभी मुझे अब समझ आने लगा है कि हाँ इस तरह से कुछ चीजें हुई थी। तो कोई भी चीज एक बार में नहीं याद होने वाली है जब तक आप उसे बार बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार उसका रिविजन नहीं करेंगे। अब हम 1937 में चलते हैं। 1937 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे सीपी और बरार के। देखो ये वाले जो इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ ना, 1937 वाले, ये हमारे इंडिपेंडेंस के पहले के इलेक्शन थे। ठीक है, हम अभी पूरा जो ये वीडियो यहाँ पे 2 तरह के इलेक्शन की बात करेंगे, एक तो इंडिपेंडेंस से पहले की, और एक हम बात करते हैं 1952 के इलेक्शन की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन था पूरे इंडिया का। ठीक है, 1952 वाला, तो वो चीज अलग है। अभी 1937 का इलेक्शन है, उसमें फर्स्ट टाइम इलेक्शन हेल्ड इन सीपी एंड बरार। तो सीपी एंड बरार में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुआ था? 1937 में, जिसमें पीएम कौन बने थे? एनबी खरे। ठीक है, एनबी खरे कौन बने थे? पीएम बने थे। बट एमपी खरे ने रेजिग्नेशन दे दिया था, और उनके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल पीएम बने थे। ओके, देखो अभी हम ना 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1947 से पहले सीपी एंड बरार के पीएम कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, अगर 1947 के बाद की बात करी जाए ना, तब अलग थे, बट 1947 से पहले कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सीपी और बरार का कंडीशन था 1947 से पहले। तो ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है, और मैंने हाईलाइट कर दिए जिस पॉइंट को आपको याद करना ही है। अब सेंट्रल इंडिया एजेंसी की बात कर लेते। कहाँ है सेंट्रल इंडिया एजेंसी? ये वाली। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स का अधिकार था। तो इसकी क्या सिचुएशन थी 1947 से, वो पढ़ लेते हैं। सेंट्रल इंडिया एजेंसी 1854 में फॉर्म्ड हुई थी। इसके अंदर कौन कौन से एरिया आते थे? बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, ग्वालियर, इंदौर और अदर मालवा प्रिंसली स्टेट्स इसके अंदर आती थी। ठीक है, अब इसके 2 रेसिडेंट बनाए गए। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी 2 जगह बनाई गई जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसाइड करती हो। ठीक है, जहां पर इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसाइड करती हो। तो पहला था हमारा इंदौर एंड दूसरा था हमारा ग्वालियर। ठीक है, अब एक एजेंट को नियुक्त करा गया इंदौर में, जिसका नाम था आर हैमिल्टन। क्या नाम था? आर हैमिल्टन। तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी के लिए हमें सिर्फ इतना 1947 से पहले के लिए याद रखना है। ठीक है, फॉर्मेशन 1854 में हुआ। एरियाज बघेलखंड, बुंदेलखंड, ग्वालियर, इंदौर और अदर मालवा प्रिंसली स्टेट्स आती थी। 2 रेसिडेंट एरिया थे वहां पे, इंदौर, ग्वालियर, जहां पे इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, और एक एजेंट इंदौर के लिए नियुक्त किया गया था जिसका नाम था आर हैमिल्टन। ठीक है, क्या नाम था? आर हैमिल्टन नाम था। अब सिचुएशन आती है 1947 से 56 के बीच की। कौन सी सिचुएशन? दिस वन, 1947 से 56 के बीच की सिचुएशन आती है। अब देखिए 1947 से पहले का तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया है कि एमपी 2 पार्ट में डिवाइड था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी एंड सीपी एंड बरार, किस तरह से वो दोनों अस्तित्व में आए, किस तरह से उनका एरिया एक्सपेंड हुआ, किस तरह से वहां पे रूल करा गया, वो हमने पढ़ लिया। अब जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी से लेकर जब तक हमारा एमपी नहीं बनता है, तब तक इस टाइम पीरियड में जो हमारा प्रेजेंट एमपी है वहां का क्या सिचुएशन था, हम वो देखने वाले हैं। तो देखो इस टाइम पीरियड में जब देश आजाद हुआ ना, तो हमारे पूरा इंडिया की कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई थी। ठीक है, क्या कैटेगरीज डिवाइड करी गई थी? ए बी सी डी। ठीक है, ये कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई थी। तो जो ए कैटेगरी थी ना, उसमें ब्रिटिश इंडिया वाले हिस्से आते थे। बी कैटेगरी में लार्ज प्रिंसली स्टेट्स वाले एरिया आते थे। सी कैटेगरी में स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स वाले एरिया आते थे, और डी कैटेगरी में अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया आता था। तो अब हमको पूरे इंडिया की तो बात करनी नहीं है, हमको किसकी बात करनी है? हमको हमारे प्यारे से एमपी की बात करनी है। तो अगर हम सिर्फ एमपी की बात करते हैं, तो एमपी में देखो डी में अंडमान निकोबार वाला एरिया था, तो ये तो हट ही जाता है, यानी हमारा एमपी 3 कैटेगरी में था। ठीक है, 3 कैटेगरी में हमारा एमपी डिवाइड था।
ये था फर्स्ट कैटेगरी सीपी एंड बरार, जिसको ए कैटेगरी में रखा गया। ए कैटेगरी में क्यों रखा गया? क्योंकि ए कैटेगरी में क्या आएगा? ब्रिटिश इंडिया आएगा। तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सीपी और बरार पर किसका अधिकार था? ब्रिटिशर्स का अधिकार था, और वो ए कैटेगरी में आता था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एमपी, देखो पहले तो एक ये था और एक सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी, हमने ये पढ़ा था। बट अब वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी में ना 3 पार्ट हो चुके थे। कौन कौन से पार्ट हुआ था? एक तो हमारा ये मध्य भारत का पार्ट हो गया, मध्य भारत यानी वही सेंट्रल इंडिया का पार्ट हो गया। एक हमारा विंध्य प्रदेश हो गया, यानी विंध्य स्टेट हो गया। एंड थर्ड हमारा प्यारा सा भोपाल हो गया। ओके, अब हमने देखा है कि बी कैटेगरी में लार्ज प्रिंसली स्टेट्स आती थी। तो इंदौर ग्वालियर ये बड़ी बड़ी रियासतें थी, इसलिए ये वाला एरिया हमारा बी पार्ट में आता है। और विंध्य प्रदेश को इनिशियली तो बी पार्ट में रखा गया था, बट फिर ऐसा पाया गया कि यहाँ पे तो छोटी छोटी रियासत है, तो इसको बी पार्ट में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट 1947 में तो इसको बी पार्ट में रखा गया। बट 1950 तक आते आते रियलाइज हुआ कि यहाँ पे छोटी छोटी रियासत है, इसलिए इसे फिर सी पार्ट में रख दिया गया। उसी प्रकार भोपाल भी एक छोटी रियासत थी, बड़ी रियासत नहीं थी, तो भोपाल भी सी कैटेगरी के अंदर आता था। अब चलिए हम इसे डीप में पढ़ते हैं। 1947 से 1956 एमपी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, ए बी एंड सी। ए बी सी में कैटेगराइज्ड था हमारा एमपी, बट ए बी सी में भी 4 स्टेट्स थी। अगर ये क्वेश्चन आए कि कितनी कैटेगरी में डिवाइड था एमपी, तो 3, और कितने राज्यों में डिवाइड था, तो 4। ठीक है, ए बी सी कैटेगरी और 4 राज्य कौन से थे? सीपी एंड बरार, सेंट्रल इंडिया, विंध्य स्टेट एंड भोपाल। जिसमें सीपी बरार ए कैटेगरी में था, सेंट्रल इंडिया इंडिया हमारा बी कैटेगरी में था, और विंध्यन स्टेट और भोपाल सी कैटेगरी में आता था। अब आता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार 1947 से पहले पढ़ चुके हैं। अब 1947 से 56 तक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पढ़ते हैं, जो कि पार्ट ए का हिस्सा था। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? इसमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में कौन कौन से हिस्से आते थे? तो देखिए, ईस्टर्न बघेलखंड एंड दंडकारण्य रीजन, यानी ये कौन सा रीजन है? छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है, तो ईस्टर्न बघेलखंड एंड दंडकारण्य रीजन्स, 14 प्रिंसली स्टेट एंड प्रेजेंट एमपीज, मकड़ाई प्रिंसली स्टेट। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में दंडकारण्य रीजन की 14 प्रिंसली स्टेट, और हमारा जो अभी प्रेजेंट एमपी है उसकी एक प्रिंसली स्टेट जो थी मकड़ाई, इन सबको मर्ज करा गया एक साथ, और सीपी और बरार बनाया गया, जिसको कैटेगरी ए में मर्ज करा गया। क्या क्या थे इसमें? विदर्भ, बरार, महाकौशल, सागर, नर्मदा, ईस्टर्न बघेलखंड, दंडकारण्य एरिया, ये सब आते थे। ठीक है, देखा जाए तो टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट हो गई थी, क्योंकि एक तो मकड़ाई और 14 डिस्ट्रिक्ट हमारे दंडकारण्य रीजन की, इतने इंक्लूड थी। इसकी कैपिटल किसको बनाया गया? नागपुर को। 1947 से पहले भी हेडक्वार्टर नागपुर था, और 1947 से 56 तक भी नागपुर ही रहा। टोटल डिस्ट्रिक्ट 22 बना दी गई। देखो, जब फॉर्म हुआ था ना तब 15 थी, बट बाद में 22 बना दी गई थी, और डिवीजन 5 बनाए गए थे: नागपुर, जबलपुर, नर्मदा, छत्तीसगढ़ एंड बरार। पीएम कौन बने थे? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि 1937 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे हमारे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के। उसमें वहां के पीएम कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। देखो, यहाँ पे थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। फिर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद भी यहाँ के रविशंकर शुक्ल ही पीएम रहे। लेकिन अब गवर्नर भी बनाना जरूरी था, तो गवर्नर किसको बना दिया गया? ई राघवेंद्र को गवर्नर बनाया गया। ठीक है, और जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो 1952 में हुए थे। तो 1952 के जो इलेक्शन हुए थे ना, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 150 थी। ओके, कितनी थी? 150 थी। तो ये ध्यान रखना, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 1947 के बाद कौन पीएम था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, और गवर्नर कौन था? ई राघवेंद्र। अब सेंट्रल इंडिया पार्ट बी, तो देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ ग्वालियर, सिंधिया एंड इंदौर होलकर एंड 23 अदर पीएस मर्ज टुगेदर इनटू सेंट्रल इंडिया। देखो, सेंट्रल इंडिया का मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुकी हूँ कि ग्वालियर के सिंधियास और इंदौर के होलकर, इन दोनों के साथ साथ 23 अदर प्रिंसली स्टेट्स थी। जब ये सारी एक साथ जुड़ी तो हमारा सेंट्रल इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। उसकी डेट क्या थी? 28 मई 1948। तो देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ? तो सेंट्रल इंडिया का फॉर्मेशन यानी मध्य भारत का फॉर्मेशन। ठीक है, मध्य भारत। तो मध्य भारत का फॉर्मेशन कब हुआ? मध्य भारत का फॉर्मेशन हुआ 28 मई 1948। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेट, 28 मई 1948। देखो कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इंदौर
ग्वालियर वाला रीजन और इसी के साथ साथ कुछ और प्रिंसली स्टेट्स थी, ये सारा रीजन एक साथ जुड़ा और मध्य भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, कहाँ गया हमारा, ये रहा। अब इसमें एरिया ग्वालियर और मालवा वाला आता है, एज वी नो। अब देखिए कैपिटल ना दो बनाई गई, ग्वालियर भी बनाई गई और इंदौर भी बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि देखो ग्वालियर भी एक रियासत है, इंदौर भी रियासत है। अगर हम इंदौर को कैपिटल बना दे तो ग्वालियर के सिंधिया नाराज हो जाए, ग्वालियर को बना दे तो इंदौर के होलकर नाराज हो जाए, इसलिए ग्वालियर को भी और इंदौर को दोनों को कैपिटल बनाया गया। अब यहाँ से ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि 6.5 महीने तक कौन राजधानी रहता है और 5.5 महीने तक कौन राजधानी रहता है। तो देखो ग्वालियर को ना विंटर कैपिटल बनाया गया जो कि 6.5 महीने तक रहती थी, और इंदौर को समर कैपिटल बनाया गया जो कि 5.5 महीने तक रहती थी। इसी के साथ साथ ग्वालियर और इंदौर के साथ साथ हमारे सेंट्रल इंडिया का एक राज प्रमुख और एक डिप्टी राज प्रमुख यानी स्टेट हेड अपॉइंट करा गया। तो स्टेट हेड कौन था? जीवाजीराव सिंधिया। और डिप्यूटी स्टेट हेड कौन था? यशवंत राव होलकर द्वितीय। ये भी ध्यान रखना, जीवाजीराव सिंधिया एंड यशवंत राव होलकर द्वितीय। अब 4 जून 1948 में लीलाधर जोशी पहले सीएम बने, जिनके पास 75 मेंबर मतलब जिनके पास मतलब 75 मेंबर के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हमारी सेंट्रल इंडिया के लिए, जिसके फर्स्ट सीएम लीलाधर जोशी बने थे। अब ये देखना, ये 1948 में बने थे, ना कि 1952 जनरल इलेक्शन का बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये 1948 का बता रही हूँ कि लीलाधर जोशी बने थे। और उसी प्रकार यहाँ पे हमारे रविशंकर शुक्ल बने थे, और फिर जब हमारे 1952 के इलेक्शन हुए थे ना, तब भी रविशंकर शुक्ल ही थे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लीलाधर जोशी थे। फिर 1952 के इलेक्शंस हुए, जिसमें ये सीट्स थी, बट सीट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सीएम कौन बने थे? मिश्री लाल गंगवाल, बट देन उन्होंने रिजाइन दे दिया था और तख्तमल जैन सीएम बने थे। ठीक है, मतलब यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल इंडिया के राज्य प्रमुख को मतलब राज्य प्रमुख किसे नियुक्त करा गया था? तो जीवाजीराव सिंधिया को करा गया था। सेकंड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सेंट्रल इंडिया का 1948 में कौन सीएम थे? तो लीलाधर जोशी थे। और सेंट्रल इंडिया के 1952 में कौन हमारे सीएम रहे हैं? तो वो कौन रहे हैं? तख्तमल जैन रहे हैं। ठीक है, कौन रहे हैं? तख्तमल जैन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं स्पीकर की, तो स्पीकर कौन रहे? आनंद सदाशिव। और डिप्टी स्पीकर रहे विष्णु विनायक सरवटे। ठीक है, 1952 की बात कर रही हूँ मैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ लगती थी? मोती महल में लेजिस्लेटिव असेंबली लगती थी। देखो फैक्ट्स बहुत सारे हैं, बट आप अगर 1 to 1 इन्हें याद करते जाओगे तो याद जरूर होंगे। ठीक, मेन फैक्ट कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। उसी के साथ साथ एक ये चीज और ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये पहले याद कर लेना, देन फिर इन पे जाना। अब पार्ट सी, विंध्य स्टेट। पार्ट सी में दो पार्ट थे, एक भोपाल और एक विंध्य स्टेट। तो हम पहले विंध्य स्टेट पढ़ते हैं। दिस स्टेट इनिशियली इंक्लूड इन बी कैटेगरी बट लेटर इन 1950 इट इंक्लूड्स इन सी कैटेगरी। ठीक है, फॉर्मेशन 12 मार्च 1948 बाय मेनन, बघेलखंड एंड बुंदेलखंड 35 प्रिंसली स्टेट्स मर्ज। विंध्य स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था? विंध्य स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 12 मार्च 1948 को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश किस किस रीजन से जुड़ के बना? तो बघेलखंड, बुंदेलखंड और उसी के साथ साथ 35 प्रिंसली स्टेट्स से जुड़कर बना था। ठीक है, अब आता है, देखो विंध्य स्टेट का जो हमारा एंशियंट नेम था वो क्या था? विंध्य रेंज था, देन विंध्य स्टेट हो चुका था। ठीक है, विंध्य स्टेट नाम कब? 1 जून 1950 को विंध्य स्टेट नाम रखा गया, उससे पहले विंध्य रेंज उसका नाम था। इसकी कैपिटल किसको बनाया गया? नौगावा को इनिशियल कैपिटल बनाया गया था, देन लेटर रीवा को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वाला जो फैक्ट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेटर कैपिटल कौन बना था? तो रीवा बना था लेटर कैपिटल किसकी? विंध्य स्टेट की। अब यहाँ पे भी जब हमारा विंध्य स्टेट बना, कौन सा? विंध्य स्टेट जब हमारा बना, तो हेड कौन था? मार्तंड सिंह जुदेव थे। डिप्टी हेड कौन थे? यादवेंद्र सिंह थे। बट 1948 के इलेक्शन में सीएम कौन बने? फर्स्ट अवधेश प्रताप सिंह बने एंड देन कामता प्रसाद सक्सेना बने। और 1952 के जनरल इलेक्शन में सीएम कौन बने? शंभुनाथ शुक्ल बने। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट फर्स्ट नाम, ये रीवा कैपिटल, ये डेट, उसी के साथ में ये शंभुनाथ शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली जब बनी थी 1952 में, तो उसकी फर्स्ट सीटिंग 21 अप्रैल 1952 से चालू हुई। स्पीकर श्री शिवानंद थे, डिप्टी स्पीकर श्याम सुंदर श्याम थे।
पार्ट सी में ही भोपाल राज्य भी था। तो भोपाल का फॉर्मेशन 30 अप्रैल 1949 को, देखो फॉर्मेशन तो 1 जून 1949 को हुआ, बट उस फॉर्मेशन से पहले ऑब्वियस एक विलय पत्र पर साइन हुआ होगा। तो नवाब हमीदुल्लाह ने उस विलय पत्र पर साइन करा था 30 अप्रैल 1949 को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब 1 जून 1949 को भोपाल मर्ज हो गया था इंडिया में। 1952 जनरल इलेक्शन, शंकर दयाल शर्मा कौन बने, सीएम बने। लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 मेंबर थे, स्पीकर ये थे और डिप्टी स्पीकर ये थे। स्पीकर कौन थे, सुल्तान मोहम्मद खान, और डिप्टी स्पीकर कौन थे, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। ओके, देखो अगर मैं इसको आपको एक समराइज्ड फॉर्म में बताऊं इस चीज को, अगर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं जो आपको याद करना बहुत जरूरी है, तो देखिए 1948 और 1952 के संदर्भ में कौन कौन इन स्टेट्स का लीडर था, ये देखना बहुत जरूरी है। तो 1948 के टाइम पे सीपी बरार के लीडर कौन थे, रविशंकर शुक्ल। सेंट्रल इंडिया के कौन थे, लीलाधर जोशी। विंध्य स्टेट के थे अवधेश प्रताप सिंह। अगर यहाँ पे आप कामता प्रताप सक्सेना याद नहीं भी रखेंगे और अवधेश प्रताप सिंह याद रखेंगे तो चलेगा। और 1948 के टाइम पे यहाँ पे मैंने भोपाल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि भोपाल इंटरिम गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न हो रही थी। अब आता है 1952। तो 1952 में सीपी बरार के सीएम कौन बने थे, रविशंकर शुक्ल। सेंट्रल इंडिया के बने थे तख्तमल जैन। विंध्यन स्टेट के बने थे शंभुनाथ शुक्ल और भोपाल के थे शंकर दयाल शर्मा। तो ये इन शॉर्ट एक समराइज्ड फॉर्म में लीडर्स है 1948 और 1952 के। ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, मस्ट, वेरी आईएमपी, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये लीडर्स के नाम और प्लेसेस जरूरी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऊपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन था, नीचे मैंने आपको डायरेक्ट पॉइंट्स बता दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट, आफ्टर 1956, ठीक है। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्मेशन ऑफ एमपी 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, बिफोर 1947, देन 1947 टू 56 एंड आफ्टर 56। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब हम आफ्टर 1956 कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो देखिए क्या होता है 1956 में, जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होते हैं, यानी हमारे इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बनना चालू होती है, तो हमारे एमपी के संदर्भ में क्या क्या होता है हम वो पढ़ेंगे, और इंडिया के संदर्भ में क्या क्या चल रहा था हम उसको एक देख लेते हैं। तो देखिए कमिटीज बनना स्टार्ट हुई। सबसे पहले क्या हुआ, कमिटीज बनना स्टार्ट हुई। जैसे ही इंडिया आजाद हुआ हमें पता था कि जो A B C D वाला कैटेगराइज्ड सिस्टम था ये तो हमको बंद करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे स्टेट्स बनाना जरूरी हो जाता है। तो 1947 के बाद ही स्टेट्स बनाने के लिए काम चालू हो गया था, ठीक है। बट जब तक स्टेट नहीं बनती है तब तक तो हमने वो A B C D कैटेगरी में जो डिवाइड करा था उसी के बेसिस पे काम चलाना पड़ा हमें, ठीक है। हमने 1947 में क्या करा, A B C D वाला जो कैटेगरी सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कर दिया जब तक स्टेट्स ना बने, ठीक है। बट अब 1956 में जब स्टेट्स बनना चालू हो गए थे, स्टेट्स बन गए थे, तो उसके लिए 1947 से क्या क्या चीजें चालू कर दी गई थी हम वो देख रहे हैं। एस के धर कमेटी जो बनी थी तो उसके हेड कौन थे, एस के धर उसके चेयरपर्सन थे। ये कमेटी जून 1948 में बनी थी। इन्होंने इनकी रिपोर्ट 1948 दिसंबर में दे दी थी। इनका मानना ये था कि स्टेट का फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए, ना कि लिंगुअल बेसिस पे होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे ना होते हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए। उसी प्रकार जेवीपी कमेटी भी बनती है 1948 दिसंबर में जेवीपी कमेटी बनती है। देखो जैसे ही इन्होंने इनकी रिपोर्ट दे देते ना दिसंबर 1948 में, वैसे ही जेवीपी कमेटी बन जाती है दिसंबर 1948 में, और ये इनकी रिपोर्ट 1949 में देती है। जेवीपी का फुल फॉर्म क्या, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टभी सीतारमैया, यानी ये तीनों इस कमेटी के मेंबर थे। इनकी रिपोर्ट में ये क्या बोलते हैं, ये भी एस के धर कमेटी की तरह ही अपनी रिपोर्ट में बात लिखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे ही स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, लिंगुअल बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो ये तो दोनों कमेटी ने अपना अपना बता दिया कि क्या होना चाहिए। बट उसी टाइम पीरियड में पोटी श्री रामुल्लू की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये एक बहुत अ, बड़ी पर्सनालिटी थी हमारे जो तेलुगु रीजन था ना, वहाँ की ये एक फेमस पर्सनालिटी थी। तो इन्हों ये क्या करते हैं, ये 58 डेज की फास्टिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये चाहते थे कि जो स्टेट का फॉर्मेशन हो वो लैंग्वेज बेसिस पे हो, ठीक है, किस बेसिस पे हो, लैंग्वेज बेसिस पे हो, ये वो चाहते थे। तो इन्होंने 58 डेज की फास्टिंग करी। इनकी फास्टिंग 19 अक्टूबर 1952 से चालू होती है और 15 दिसंबर 1952 तक चलती है, क्योंकि इस दिन इनकी डेथ हो जाती है। देखो ये चीज ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि हाँ इन्होंने फास्टिंग करी थी। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ऑब्वियस है अगर कोई भी बड़ा लीडर अगर उसकी डेथ होती है देन तो फिर सरकार को माननी पड़ती है चीजें। तो जो भी इनके फॉलोवर थे उन्होंने बड़ी क्या कह सकते हैं अपन, मतलब अब ऑब्वियस इनकी डेथ हुई थी तो वो बड़ी नाराज हुए थे। तो फिर क्या करा था सरकार ने ये करा था कि
इनकी डेथ के बाद आंध्र प्रदेश को फर्स्ट स्टेट बनाया था लैंग्वेज बेसिस पे, ठीक है। आंध्र प्रदेश को फर्स्ट ऐसी स्टेट थी जिसको फॉर्म करा था लैंग्वेज बेसिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों कमिटी ने रिपोर्ट दी थी वो उनकी तो कुछ चली नहीं। इनकी डेथ के बाद आंध्र प्रदेश फर्स्ट ऐसी स्टेट बनी जो कि लैंग्वेज बेसिस पे बनी थी। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट स्टेट ऐसी कौन सी थी जो कि लैंग्वेज बेसिस पे बनी थी, तो वो आंध्र प्रदेश बनी थी। और वो क्यों बनी थी? क्योंकि ये इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। अब एक और कमेटी बनती है जिसका नाम था फजल अली कमेटी, ठीक है। ये कब बनती है? ये बनती है इनकी डेथ के बाद बनती है। फजल अली कमेटी बनी कब? बनी 22 दिसंबर 1953। देखो इनकी डेट याद रखना ना जरूरी हो जाता है। इनकी डेट याद रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये ऐसी कमेटी थी जिसकी सिफारिश पे जो हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो है इंडिया का, ठीक है, स्टेट्स का फॉर्मेशन, इसलिए इनकी डेट याद रखना। तो फजल अली कमेटी बनी 22 दिसंबर 1953 में। इसमें 3 मेंबर थे, फजल अली, फिर हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनीकर। कौन कौन थे? फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू एंड के एम पनीकर थे। इन्होंने इनकी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में दी थी। 1953 में ये बनी थी और 1955 में इन्होंने इनकी रिपोर्ट दी थी। और इनकी रिपोर्ट के आधारित, इनकी रिपोर्ट के बेस पर ही फिर हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 क्या है हम वो समझ लेते हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का जो बिल था वो 37 था। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 7th था, ठीक है। अब ऑब्वियस है स्टेट बनाना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो होगा, दैट्स वाई अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 7th था। बिल नंबर 37 था। पार्लियामेंट में ये बिल कब पास हुआ था? 18 अप्रैल 1956 को हुआ था। प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला था 11 अक्टूबर 1956 में, ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक कोई भी एक्ट नहीं बनता, वो बिल रहता है। इसलिए मैंने बोला कि पार्लियामेंट में ये बिल 18 अप्रैल 1956 को पास हुआ था और प्रेसिडेंट का अप्रूवल इसको कब मिला था? 11 अक्टूबर 1956 को मिला था। फिर इसके अप्रूवल के बनने के बाद ही ये बिल, मतलब अब तो एक्ट बन चुका है, तो ये एक नवंबर 1956 से अस्तित्व में आ जाता है। तो ये डेट्स भी याद रखना जरूरी है। बिल 37, अमेंडमेंट एक्ट 7, देन पार्लियामेंट में पास हुआ 18 अप्रैल 1956, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला 11 अक्टूबर 1956 और लागू हुआ 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ। अब इसके लागू होते ही जो ए बी सी डी कैटेगरी थी वो एंड हो गई, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई, ठीक है। ये समाप्त हो गई और लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स का फॉर्मेशन करना था वो चीज एक्सेप्ट कर ली। अब लैंग्वेज के बेसिस पे एक्सेप्ट कर कर कितनी स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ? 14 स्टेट्स का। और यूटीज कितनी बनी? 6। याद रखना 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज का फॉर्मेशन हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे, जिसमें से हमारी एमपी भी एक थी। इन दैट वे एमपी फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956, ठीक है। उसी तरह 1 नवंबर 1956 को हमारा एमपी बना। अब एमपी बना, देखो ध्यान रखना ये चीज कि एमपी बना 1 नवंबर 1956 को, किसके थ्रू बना? एज पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बट उसकी भी अगर सेक्शन पूछे, धारा पूछे तो वो थी 9, ठीक है। धारा पूछे तो 9। और अगर ये क्वेश्चन है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 7th। बिल कौन सा था? 37, ठीक है। उसके कौन सी धारा है, कौन से सेक्शन के थ्रू हमारा एमपी घटित हुआ? धारा 9 के तहत। ध्यान रखना। जब हमारा एमपी बन गया था 1 नवंबर 1956 को, तब कैपिटल क्या थी? भोपाल। तब हमारे पूरे एमपी के सीएम कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। देन गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे पट्टभी सीता रमैया। कौन थे? पट्टभी सीता रमैया। स्पीकर कौन थे? कुंजी लाल दुबे, ठीक है। हमारी एमपी की फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर के जो फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव थी उसके स्पीकर कौन थे? कुंजीलाल दुबे थे। और फर्स्ट सीजे कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। ये मैं लिखा नहीं था। ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे एमपी के। और हमारा जो हाई कोर्ट था वो कहाँ पर था? हमारा सॉरी हमारा हाई कोर्ट कहाँ था? जबलपुर में। जबलपुर में था, ठीक है। मेन हमारा हाई कोर्ट कहाँ? जबलपुर में। देन इंदौर और ग्वालियर में तो उसकी बेंच है जो कि 1968 में बनी थी, वो बात की बात हो जाती है। अब जिस समय हमारा एमपी घटित हुआ उस समय हमारे एमपी में 43 डिस्ट्रिक्ट थी और 8 डिविजन थे, ठीक है। क्या थे? 43 डिस्ट्रिक्ट थी और 8 डिवीजन थे। और देखो उस समय हमारे एमपी में कौन कौन सा एरिया था बताओ? उस समय हमारे एमपी में एरिया था ये, इतना बड़ा एरिया हमारे एमपी का था, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है ना ये हमारे एमपी का एरिया था, इतना बड़ा एमपी था उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे इतना बड़ा एमपी था, ध्यान रखिएगा।
जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, देन जब स्टेट का हमारा स्टेट फॉर्मेशन हुआ, तो कुछ स्टेट्स हमारे यहाँ से मतलब कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स थी हमारे यहाँ पे जो महाराष्ट्र में ऐड हो गई। तो इस प्रकार से बहुत कुछ हुआ, बट फिर भी बहुत बड़ा एमपी था हमारा, बहुत बड़ा एमपी था, है ना। मतलब बहुत बड़ा था का मतलब ये है कि फर्स्ट था, लार्जेस्ट स्टेट, एमपी की लार्जेस्ट स्टेट में था, ठीक है, फर्स्ट स्टेट थी हमारी एमपी तब, एरिया वाइज फर्स्ट स्टेट थी। तो हमने देख लिया 43 डिस्ट्रिक्ट्स थी और 8 डिविजन्स थे। अब हम देखते हैं कि 43 डिस्ट्रिक्ट तो थी और 8 डिविजन्स तो थे। उसके बाद में जब तक छत्तीसगढ़ राज्य हमारे एमपी से अलग नहीं हुआ, तब तक क्या क्या बदलाव हुए हमारे एमपी में। तो देखो, डिवीजन बढ़ गए, 8 डिवीजन थे, 4 डिवीजन बढ़ गए जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ तब तक। 9th डिवीजन कौन सा बना? सागर बना था 1970 में। 10th डिवीजन चंबल बना 1980 में। नर्मदापुरम बना 1980 में और बस्तर बना 1980 में। ये मैं आपको 2000 से पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट 43 थी, 8 डिविजन्स थे, देन 9, 10, 11, 12 चार हमारे डिविजन्स बने, सागर, चंबल, नर्मदापुरम एंड बस्तर। डिवीजन की बात हो गई। अब हम अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना कि 2000 तक हमारी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स बन गई थी, तो अब हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 43 डिस्ट्रिक्ट के बाद में 44 डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनती है हमारी? 44 डिस्ट्रिक्ट बनती है भोपाल, जो कि सीहोर से अलग हुई थी, और 45th डिस्ट्रिक्ट बनती है राजनांदगांव, जो कि दुर्ग से अलग हुई थी। अब देखो, आप बोलेंगे भोपाल तो कैपिटल बना दिया गया था, देन भोपाल डिस्ट्रिक्ट बाद में कैसे बना? तो जब भोपाल कैपिटल बना बना था ना, तो भोपाल एक शहर था जो कि सीहोर की तहसील थी, ठीक है। तो एक तहसील को हमने कैपिटल बनाया था, वो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कब बना? वो 1972 में बना। कब बना? 1972 में बना। तो ये ईयर एक्चुअली याद रखना कि कब हमारा भोपाल डिस्ट्रिक्ट बना था। तो 1972 में हमारा भोपाल डिस्ट्रिक्ट बना था। अब राजनांदगांव, जो दुर्ग से, ये छत्तीसगढ़ का एरिया एक्चुअली। तो 45 डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? राजनांदगांव। देन 1998 की अगर हम कंडीशन देखें, तो 1998 में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म करा गया, ठीक है। कितनी डिस्ट्रिक्ट बनी थी? 16 डिस्ट्रिक्ट बनी थी। अब ये 16 डिस्ट्रिक्ट किसकी फरमाइश पे बनी थी? तो एक तो है बी आर दबे कमेटी और एक है सिंहदेव कमेटी। तो एक हमारी बी आर दबे कमेटी थी और एक हमारी सिंहदेव कमेटी थी, इनकी सिफारिश पे बनी थी। तो बी आर दबे कमेटी की सिफारिश पे 10 डिस्ट्रिक्ट बनी थी और सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पे 6 डिस्ट्रिक्ट बनी थी। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यानी टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट बनी और 55 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 45 डिस्ट्रिक्ट हमारी ऑलरेडी पहले बन चुकी थी, यानी टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। और हमने ऊपर देखा कि हमारे 4 नए डिविजन्स भी बने थे। तो अगर डिवीजन की देखी जाए तो 12। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि 1998 तक हमारे एमपी की कितनी डिस्ट्रिक्ट थी और कितने डिवीजन थे, तो टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट हो चुके थे और 12 डिवीजन थे, ठीक है। अब बी आर दबे कमेटी की फरमाइश पे जो 10 डिस्ट्रिक्ट बनी थी, उसमें से हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रेजेंट एमपी में जो 4 डिस्ट्रिक्ट थी ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी है? श्योपुर, बरवानी, कटनी, डिंडोरी। श्योपुर किससे अलग होती है? मोरेना से। बरवानी खरगोन से। कटनी जबलपुर से। एंड डिंडोरी मंडला से। कहाँ कहाँ जाती है ये देख लेते हैं। श्योपुर कहाँ है हमारा? श्योपुर हो गया, ये हो गया श्योपुर, ठीक है। श्योपुर यहाँ आ जाता है, बरवानी यहाँ आ जाता है ना। श्योपुर ये रहा, बरवानी ये रहा। इसी के साथ में और कौन कौन सी बनी थी? कटनी और डिंडोरी। कटनी ये रहा एंड डिंडोरी ये रहा, ठीक है। तो कटनी किससे अलग हुआ था हमारा? कटनी जबलपुर से अलग हुआ था और डिंडोरी मंडला से अलग हुआ था। बरवानी हमारा खरगोन से अलग हुआ था और शिवपुर हमारा मुरैना से अलग हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 बनी थी। और जो 6 डिस्ट्रिक्ट थी ना, जो सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पे बनी थी, उसमें 3 हमारे एमपी की डिस्ट्रिक्ट थी, उमरिया, नीमच एंड हरदा। उमरिया, नीमच, हरदा। उमरिया, नीमच, हरदा, ठीक है। उमरिया शहडोल से अलग हुआ था, नीमच मंदसौर से और हरदा नर्मदापुरम से अलग हुआ था। कहाँ आ जाता है? तो देखो, उमरिया ये रहा जो कि शहडोल से अलग हुआ था, उसके बाद हरदा जो कि नर्मदापुरम से अलग हुआ था, और हमारा नीमच जो कि मंदसौर से अलग होकर बना था। तो ये कब बने थे? 1998 में बने थे, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 2000 की, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? 2000 की। 2000 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस टाइम पे छत्तीसगढ़ हमारे एमपी से अलग हुआ था। देखो, मैं फिर बोलूंगी, ये सारी चीजें आपको एक बार में, 2 बार में, 3 बार में बिल्कुल याद नहीं होने वाली है। कम से कम आपको इनको बार बार पढ़ना है। जब तक आप 5-6 बार एक्चुअली इसको पढ़ ही ना लोगे ना, तब तक तो क्लियर ही नहीं होगा कि एक्चुअली चीजें क्या है। 5-6 बार पढ़ने के बाद तो आपको चीजें समझ आना स्टार्ट होगी कि हाँ, इस तरह से चीजें हैं। उसके बाद फिर आप
याद करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और याद भी आप एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं याद हो गया, उसको बार बार रिवाइज करोगे ना तभी चीजें माइंड में रहेगी। इतना ईजी नहीं है एमपीएससी क्लियर करना। तो 1 नवंबर 2000 जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था हमारे मध्य प्रदेश से, तो क्या कंडीशन थी, छत्तीसगढ़ की क्या कंडीशन थी और मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जब हमारे सीएम कौन थे, दिग्विजय सिंह, और गवर्नर कौन थे, भाई महावीर, ठीक है। छत्तीसगढ़ को हमने 16 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन दे दिए थे, और ये हमारा 26 स्टेट बन चुका था। एमपी में अब कितने डिस्ट्रिक्ट बचे थे, 45। अगर 16 डिस्ट्रिक्ट इनको दे दिए तो एमपी में 45 डिस्ट्रिक्ट बचेंगे, 3 डिवीजन इनको दे दिए तो 9 डिवीजन बचेंगे, ठीक है, ठीक है। अब 45 डिस्ट्रिक्ट 9 डिवीजन थे 2000 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एमपी में एज पर 1998 कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो 61 थे। डिवीजन कितने थे, 12 थे। लेकिन ये पूछा जाए कि 2000 में एमपी में कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 45 थी। डिवीजन कितने थे, 9 थे, ठीक है। अब 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनते हैं। कब बनते हैं, 2003 15 अगस्त को 3 नए जिले बनते हैं। वो कौन कौन से हैं, बुरहानपुर, अशोकनगर एंड अनूपपुर। कौन कौन से हैं, बुरहानपुर, अशोकनगर एंड अनूपपुर। बुरहानपुर हमारा खंडवा से अलग हुआ, अशोकनगर गुना से और अनूपपुर शहडोल से। देखो, बुरहानपुर हमारा खंडवा से अलग हुआ, देन अशोकनगर, ये रहा अशोकनगर हमारा शिवपुरी से अलग हुआ। देखो अशोकनगर हमारा, सॉरी गुना से अलग हुआ था, सॉरी, अशोकनगर हमारा गुना से अलग हुआ था, ठीक है। ये रहा बुरहानपुर खंडवा से, अशोकनगर गुना से, एंड अनूपपुर हमारा शहडोल से अलग हुआ। अनूपपुर हमारा शहडोल से अलग हुआ, ठीक है। ध्यान रखना, बुरहानपुर खंडवा से, अशोकनगर गुना से एंड अनूपपुर शहडोल से, ये 3 जिले हमारे नए कब बने थे, 2003 में बने थे। अब आता है 2008, 5 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स 2 नए जिले बने। 2008 में 2 नए जिले बनते हैं, अलीराजपुर एंड सिंगरौली। ये इंपॉर्टेंट है, जिले याद रखना है। अब हमको यहाँ से ना नाम याद रखने, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 2003 में कौन से जिले बने, 2008 में कौन से जिले बने, देन 2013 में कौन सा बना। तो ये सारे जिले अब हमको याद रखना है, इनको आप नहीं भूल सकते, चाहे बार बार रिवीजन करो बट याद रखो। तो हम थे 2008 पे, तो 2008 में 2 नए जिले बने, अलीराजपुर एंड सिंगरौली, जो कब बने थे, 2008 में। अलीराजपुर बना था 17 मई को और सिंगरौली बना था 24 मई को। याद रखना, अलीराजपुर बना था 17 मई को, सिंगरौली बना था 24 मई को। अलीराजपुर हमारा झाबुआ से अलग हुआ था, सिंगरौली हमारा सीधी से अलग हुआ था। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ, सिंगरौली सीधी से अलग हुआ। ये दोनों जिले 2008 में बने, और एक हमारा ईस्टर्न जिला है एमपी का सिंगरौली, और अलीराजपुर हमारा वेस्टर्न जिला है हमारे एमपी का। तो अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था, सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था 2008 में। तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। 2008 के बाद ना इजीली याद हो जाते हैं, क्योंकि अलीराजपुर सिंगरौली 2008 में 2 जिले बने थे, तो वो हमको याद ही है, एक ईस्टर्न है, एक वेस्टर्न जिला है, एक झाबुआ से अलग हुआ, एक सीधी से अलग हुआ। 2013 में एक ही जिला बनता है, तो इजीली हम याद रख सकते हैं। वापस 5 साल बाद अगर आगर मालवा 51 शाजापुर से अलग होकर बना था। इसकी वैसे डेट याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगर मालवा, ये रहा आगर मालवा, ठीक है। किससे अलग होकर बना था, शाजापुर से अलग होकर बना था हमारा आगर मालवा, जो कि हमारा 51 जिला था। फिर 5 साल बाद 2018 में निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर बना, जो कि हमारा 52nd जिला था। ये रहा निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर बना, 52nd जिला था। उसके बाद में फिर हमारा आफ्टर 5 साल 2023 में 3 जिले बनते हैं, ठीक है। 2023 में 3 जिले बनते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये अभी हमारा करेंटली जिले बने इसलिए इंपॉर्टेंट है। 53rd जिला बनता है महूगंज, 54th जिला बनता है पांडुरना, 55th जिला बनता है मेहर। देखो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि 54th जिला कौन सा बना, तो पांडुरना। 53rd कौन सा बना, महूगंज। 55th कौन सा बना, मेहर। रीवा से अलग होकर महूगंज बनता है, छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुरना, और सतना से अलग होकर मेहर बनता है। डेट याद रखना इनकी, महूगंज 13 अगस्त 2023 को बना था, पांडुरना 5 अक्टूबर 2023 को बना था, उसी के साथ में मेहर 5 अक्टूबर 2023 को बना था। पांडुरना महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा करता है, और महूगंज उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। ये कहाँ कहाँ पर है देखिए, मेहर ये रहा, पांडुरना ये रहा, महूगंज ये रहा, ठीक है। तो महूगंज हमारा 53rd, पांडुरना 54th एंड मेहर 55th जिला है। इसी के साथ में एक प्रेजेंट हमारे यहाँ पर टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिवीजन से। अब देखो 10 डिवीजन कैसे हो गया, मैं आपको वो भी बताती हूँ। क्यों,
क्योंकि 1998 तक तो हमारे यहाँ पे 12 डिवीजन थे जो हम पढ़ चुके थे। 2000 में जब 3 डिवीजन दे दिया, हमारे यहाँ पे 9 डिवीजन थे, तो अब 10वां डिवीजन कहाँ से आया? तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि 10 जून 2008 में जब अलीराजपुर सिंगरौली बना था, उसी साल 2008 में शहडोल एक नए डिवीजन का भी फॉर्मेशन करा गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो एट प्रेजेंट 55 डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन 10 है। ठीक है, अब इसमें भी देखो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ना 55, इसमें लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? शिवपुरी। शिवपुरी हमारी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, और निवारी एरिया वाइज हमारी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, शिवपुरी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे एमपी की। शिवपुरी से पहले एक्चुअली छिंदवाड़ा थी, बट छिंदवाड़ा से जब पांडुर्ना अलग हुआ तो एट प्रेजेंट शिवपुरी है, बट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस छिंदवाड़ा है। ये डिफरेंस भी याद रखना। ओके, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? निवाड़ी। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंदौर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है? निवाड़ी में है। अब अगर हम देखते हैं हमारे डिविजन्स, तो देखिए डिविजन्स में 10 डिवीजन है। अब वो 10 डिवीजन क्या है, उनके नाम किस प्रकार है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, बट अभी यहाँ के लिए सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि जो जबलपुर है ना, उसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आती है, जबलपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आती है। ठीक है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है? जबलपुर। लेकिन पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? इंदौर। और एरिया वाइज सबसे छोटा हमारा डिवीजन कौन सा है? शहडोल। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। ये चीज आप अभी याद हुए तो कर लेना, वरना इसके बाद वाले लेक्चर में ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी स्टेट से हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट साझा करती है, उनकी सीमाएं, और कितने डिविजन्स, और उन डिविजन्स में कितनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स आती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।